जय हिंद फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल सॉर्ट ऑफ टेस्ट एसबी। आज हम बात करेंगे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में। जितना ओआईआर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट भी होता है। दोनों ही मतलब स्क्रीनिंग फर्स्ट के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ओआईआर के लिए भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, उसी हिसाब से हम पिक्चर परसेप्शन में आपको क्लियर कट व्यू देंगे। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हाँ कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट देते टाइम पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है, एक्चुअली उसके रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, कैसे स्टोरी बनानी है, कैसे उसको नरेट करना है, कैसे स्टोरी में क्या चीज़ गलतियाँ नहीं करनी है जो लोग करते हैं जिनसे रिकमेंडेशन नहीं हो पाता है। तो सेम और हम सारा डिटेल में भी बताएंगे पिक्चर परसेप्शन मतलब क्या कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे नंबर 1, ये दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन। इंडिविजुअल परसेप्शन मतलब जैसे कि आपकी स्टोरी दिखाई जाती है, वो एक पिक्चर दिखाई जाती है जी, उसमें फिर आपको क्या है अपने परसेप्शन के हिसाब से उस पर स्टोरी बनाती है, आप उस पिक्चर को देख के आप क्या सोचते हो। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन, पिक्चर परसेप्शन मतलब स्टोरी लिखने के बाद फिर जब आपको 15-15 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे ले जाने के बाद जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो उसमें, किस भी में आप ग्रुप के साथ हो या अलग हो, ग्रुप को हेल्प कर रहे हो या फाइनल डिसीजन पे आने में उसकी हेल्प कर रहे हो या फिर अपना ही अपनी स्टोरी सुनाते जा रहे हो। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं जो भी हम आगे आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिविजुअल परसेप्शन और ग्रुप डिस्कशन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। इंडिविजुअल परसेप्शन में क्या है यार, सारे पहले जब ओआईआर खत्म हो जाता तो सारे बंदों को वहीं पिक्चर परसेप्शन कराते हैं। तो उसमें क्या है 30 सेकंड के लिए सभी के लिए एक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी इजी होती है। नॉर्मली आप देखोगे, सर्च करोगे यूट्यूब वगैरह मतलब कहीं पे भी गूगल वगैरह पे करोगे तो क्लियर होती है, बहुत क्लियर लगती है। और जो पीपीडीटी वाली जो पिक्चर होती है वो बहुत ईजी होती है, बहुत ही मतलब आपको रियरली इसमें से पता भी नहीं कर पाओगे कितने कैरेक्टर है, क्या है, मूड क्या है, कई सारी चीज़ें नहीं होती। बस आपको क्या करना है, परसेप्शन करना है कैसी स्टोरी है। तो इसमें क्या है 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड का टाइम मिलता है सोचने के लिए थोड़ा, फिर 4 मिनट के लिए आप क्या करते हो उस पर स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद वो भी बता दिया कि ईजी होती है काफ़ी सारी इसमें। और हमें क्या करना है मेन इसमें स्टोरी को, जो मेन कैरेक्टर है उसको अच्छे से देख लेना जिससे कि हम क्लियर प्लॉट मतलब हमारा कैरेक्टर अगर क्लियर हो जाता तो कई सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती है कि हाँ। तो हमें क्या है स्टोरी में सबसे पहले कैरेक्टर ढूंढना है। हम चलते हैं आगे। ये स्टोरी है, ये तो काफ़ी सारी है, ये टीएटी की स्टोरी है, टीएटी में ऐसी स्टोरीज आती हैं। हाँ, ये जो लास्ट चौथे नंबर की जो स्टोरी है ये इस तरह की स्टोरी आती है और इससे भी बहुत ज़्यादा इजी टाइप आएंगी, मतलब क्लियर भी नहीं दिखेगा। इसमें तो फिर भी दिख रहा है, इसमें 3 बंदे, इसमें 2 बंदे हैं, इसमें एक है, इसमें 4 बंदे साइकिल से जा रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ क्लियर भी नहीं होती। पीपीडीटी काफ़ी अच्छा मतलब लगता है कि है, मतलब उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें दे रखे हैं कुछ पॉइंट्स हैं, अगर अच्छी स्टोरी कैसे बनानी है वो मैंने कई सारी चीज़ों को एनालाइज करके और अपने को भी देख के, और अब जैसे मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं तो क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है सारी चीज़ें आपको, ये चीज़ें आप ये चीज़ फॉलो करते रहोगे और 4-5 स्टोरियों के साथ प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए तो आप बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हो। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे उसमें क्या है, मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड करते समय हमें देखना है कि हाँ सबसे एक्टिव सबसे पॉजिटिव बंदा कौन सा दिख रहा है। जो भी जैसे ही आपको दिख जाए, इसमें 4 बंदे हैं, इसमें देखो जो मेन है वो लीड कर रहा है, ये मेन कैरेक्टर हो गया। इसमें आप देखो ये बंदा है, ये सबसे क्लियर दिख रहा है, कई सारी चीज़ें लग रहा है कि कुछ दिमाग लगा रहा है, मतलब कुछ भी है। हमें एक जो मेन कैरेक्टर है अपना वो एक अच्छे से देखना है कि जो उसमें स्टोरी में ऐसा लगे हाँ वो इज जस्ट लाइक अ हीरो। तो मेन कैरेक्टर हो गया अपना राइट द स्टोरी इन पास्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी स्टोरी पीपीडीटी या टीएटी में भी आप स्टोरियाँ लिख रहे हो तो पास्ट में लिख लिए। गिव ए नेम टू द मेन कैरेक्टर, नेम भी देना है। तो नेम ये कई सारी बात है कि बोलते हैं कई सारे लोग कि हाँ नेम देते टाइम पे कैरेक्टर का क्या है, ऐसे राम श्याम या कुछ और नहीं देना है। नॉर्मल जैसे नाम चल रहे हैं, नॉर्मल विशाल हो गया, मतलब अभी जो हमारे प्रेजेंट में चल रहे हैं वही नाम देने हैं, कोई ऐसे नहीं है पुरानी नाम राम सीता यही सारी चीजें चलती हैं। तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वही नाम सुन सुन के जो असेसर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है थोड़ा नाम भी ऐसे लेना जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे कैरेक्टर के साथ उसका नाम भी ऐसे मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने आलिया भट्ट और ये मतलब कोई भी हीरो हीरोइन के नाम ले लिया और उसमें कुछ कैरेक्टर मतलब कोई भी ले लो, जैसे भी कोई भी अपना नाम लिया है तो थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो है, मैच होना चाहिए उसके मेन कैरेक्टर के साथ और उसके काम के साथ। गिव द सेंटर हेडिंग ऑफ द स्टोरी, सेंटर हेडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका क्या है, ये
जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हमारे पास बहुत 4 मिनट होती है, 4 मिनट में हमने ये भी सोचना है कि स्टोरी कैसे बनानी है, किस चीज़ पे बनानी है और कैसे अच्छी बनानी है, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो मेन कई ये क्या होता है कि बंदे स्टोरी पूरी लिख भी नहीं पाते, वो केवल इंट्रोडक्शन ही लिख पाते हैं। इतने में भी क्या हो जाता है, वो बंदे रिकमेंड भी हो जाते हैं, मगर वो होते कैसे हैं, वो सबसे पीछे इसका रीजन है सेंटर हेडिंग वाला। इससे क्या है, उनकी जो सेंटर हेडिंग होती है ना, उससे क्लियर कट व्यू मिल जाता है हाँ कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि अभी कोई भी स्टोरी सुना दी कि इसमें, अब आपने स्टोरी इस पे बना रहे हो, आपने बना दी हाँ कि टीचिंग सेल्फ डिफेंस टू द गर्ल्स या वुमेन्स टू एम्पावर द मूवमेंट वुमेन। तो इससे आपको क्लियर कट पता चल गया कि पता चल जाएगा हाँ ऐसा सच हुए कहना क्या चाहता है। अगर आपने स्टोरी पूरी भी नहीं लिख पाई ना, मैंने कई सारे, मैंने भी स्टोरी बनाई थी, तो मैं स्टोरी मतलब पूरी लिख ही नहीं पाया। इंट्रोडक्शन करने के बाद मुश्किल से 2 या 3 लाइन में मेन बॉडी में लिख पाया था, और बताऊंगा मेन बॉडी आगे क्या है। तो उससे भी, और मैं एस में मतलब स्क्रीन इन हो गया था। तो मेन उसमें ये नहीं है, हाँ आपकी स्टोरी का ये समझ में आनी चाहिए, और फिर आप मेन डिपेंड करता है जब आप ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, जब उसको डिस्क्राइब करोगे अपनी स्टोरी को, तब वो उससे और क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्टोरी आपने लिखी है लेकिन आप पूरा अच्छे से नहीं लिख पाए। मेन है कि आप कैसे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो, किस थीम पे, मेन थीम और कैरेक्टर पे सारा जो स्क्रीन इन होने का या आउट होने का पूरा डिपेंड करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मेन कैरेक्टर स्टोरी पास्ट में लिखनी है, नए कैरेक्टर को नाम अपने हिसाब से देना है जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, और सेंटर हेडिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, मेन कैरेक्टर और ये। अब क्या है, हाउ टू ऑब्जर्व द पिक्चर। पिक्चर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं करोगे और आपने जैसे स्टोरी लिखना शुरू कर दी, तो वो थोड़ा देखता है असेसर कि हाँ इसने ऐसी स्टोरी अपनी पहली, इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस पता चलता है कि ये बंदा जो स्टोरी लिखी है इसने पहली प्री कंसीव तो नहीं है, मतलब पहले कुछ याद करके लिख दिया और यहाँ को, क्योंकि इसमें स्टोरी में कुछ दिख नहीं रहा जो आप स्टोरी में वहाँ पे लिखोगे, और पता चला कि यहाँ पे जैसे कि आपने लिख दिया कि कोई भी स्टोरी आप समझ लो ये हो गया हाँ, तो इसमें आपने कह दिया बीएससी एग्रीकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस का बंदा है, और ये है, और उसने एक नया एप्लीकेशन वो करा। अब देखो एप्लीकेशन का साइकिल से क्या मतलब बढ़ रहा है। अब आप इसमें अगर ऐसे बनाओगे हाँ इकोलॉजिस्ट है और वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता है और उन्हें इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बताना चाहता है, कई सारी चीज़ें मतलब इसके उससे पता चल रही है। तो इससे पता चल रहा है ना कि हाँ इसमें साइकिल्स वगैरह और इनसे, और इन्वायरमेंट का और पीछे का बैकग्राउंड वगैरह और इसके काम के हिसाब से हाँ साइकिल चला रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। तो इससे मतलब उसकी स्टोरी मैच हो रही है, तो इसका मतलब ये प्री कंसीव स्टोरी तो नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो बैकग्राउंड के हिसाब से। और ऑब्जर्व करते समय क्या चीज़ याद रखनी है, देखो ऑब्जर्व द बैकग्राउंड टू आइडेंटिफाई द सेटिंग जस्टिफिकेशन, यही है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ दिख रही है, उसी हिसाब से आप स्टोरी बना रहे हो। तो आपके आप जस्टिफाइड तभी कर पाओगे ना कि हाँ क्या मैंने बैकग्राउंड में ये चीज़ देखी। और इस चीज़ का फायदा तब भी होता है अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है, जब बंदे अपनी स्टोरी सुनाने के बाद सारे जब फाइनल ग्रुप स्टोरी के लिए जाते हैं, फाइनल स्टोरी के लिए, तो आप उसमें क्या है, दो एक, अगर आपने बैकग्राउंड अच्छे से वो किया है, ऑब्जर्व किया है और आपको याद है, आप जब वो कुछ बोलोगे तो आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो आपने बैकग्राउंड अगर अच्छे से आइडेंटिफाई किया है ना, तो आप पॉइंट दे सकते हो कि नहीं वहाँ पे मैंने वो ऑब्जर्व करा था, और हमें यहाँ पे ये नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, तो उससे आपने जस्टिफिकेशन दे दिया, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। तो ऑब्जर्व, इसलिए हम कहते हैं कि पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जेक्ट एंड आइटम्स, इसमें ये सारी चीज़ें ये भी देखनी है, जैसे कि इसमें 4 बंदे हैं, साइकिल से हैं, बैग्स हैं, पीछे का गांव जैसा है, पेड़ हो रखा है, और ये पुल से होके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे याद रखनी है, मतलब अच्छे से क्लियर कट। जब स्टोरी 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है, पहले उस पर आराम से कुछ नहीं सोचना, लिखना नहीं, जल्दी से एकदम से लिखना ही नहीं। पहले स्टोरी देखो क्या क्या चीज़ दिखी दिखी, बस पहले मतलब देखना ही है, सोचना बस, अपने दिमाग में भरना है हाँ ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। फिर उसके बाद 30 सेकंड मिलती है, मतलब 30 सेकंड का गैप मिलता है, 30 सेकंड 30 सेकंड और 4 मिनट। तो 30 सेकंड उसमें आपको स्टोरी सोचनी है, नहीं समझ में आ रही है, घंटे एक मिनट तक सोचो, भले आध मिनट और ले लो। मतलब आपको थीम एकदम क्लियर होनी चाहिए, हाँ मैं इस पे लिखूंगा। लास्ट में आप लिखोगे 3 मिनट में काफी सारा लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं लिख पाओगे। बट अगर आपकी स्टोरी क्लियर नहीं हुई और आपकी थीम अगर क्लियर नहीं हो पाई, तो आप क्या करोगे, थीम कुछ लिखना चाह रहे हो, आधी स्टोरी कुछ हो जाएगी और आधी स्टोरी में कुछ और ही लिख दोगे, जो आप लिखना चाहते हो वो नहीं लिखोगे। तो इसलिए क्या है, पहले ही अपना पूरा सोच के आराम से पहले बना लेना कि हाँ मुझे इस स्टोरी पे लिखना है और ये लिखना है। अदरवाइज बंदे क्या करते हैं, स्टोरी किसी चीज पे लिखी, हाँ मैं इकोलॉजी सिस्टम पे लिख देता हूँ कि ये वो है,
मतलब इकोलॉजी सिस्टम ये बंदों को वो करना चाहता है, और बीच में से क्या घुसेड़ देंगे कि हाँ ये स्कूल में भी वो हुआ था तो इसमें स्कूल में पार्टिसिपेट करवा रहा है ये वो। तो कई सारी चीज़ें मिंगल अप हो जाती हैं। तो मिंगल अप से बचने के लिए क्या करना, हमें सारी चीज़ें मतलब अच्छे से देखना, ऑब्जेक्ट आइटम्स, उसकी सेटिंग्स, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, मतलब पीछे क्या है, उसमें आगे क्या है, सारी चीज़ें क्या चीज़ दिख रही है, एट्रीब्यूट्स क्या पहन रखा है उन्होंने, क्या ले जा रहे हैं, और जनरल डेनवेयर क्या है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर ले हो जानी चाहिए। जैसे आपको समझ में आ गया हो, जैसे इसमें लग रहा है कि ये बंदा केबिन में या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठा है, लेडी आके उसको गन वगैरह दिखा रही है और पीछे कुछ नहीं है, और बाहर देखेंगे तो बाहर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब नॉर्मल सीन है। तो ये सारी चीज़ जितना ऑब्जर्व कर सकते हो वो कर सकते हो, वो करो। एक्शन डिजायर में क्या चीज़ देखनी है, रिलेटेबल विद योर पर्सनैलिटी, मतलब जो हमने कैरेक्टर को जो पर्सनैलिटी दी है उसमें उसके साथ मिक्स करना चाहिए। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जैसे बंदा है, अगर हम बोलेंगे कि साइकिल चला रहा है, इकोलॉजिस्ट है, या फिर ये एक्सरसाइज से मतलब बहुत लब करता है और एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहता है, तो इसकी पर्सनैलिटी के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मतलब मैच कर रहा है। जैसे हम यहाँ बोलेंगे कि बंदा मतलब बहुत रीजनेबल चीज़ें करता है और माइंड ब्रॉडनिंग सारी चीज़ें, मतलब दिमाग को खोलने वाली काम करता है, तो इससे सारी चीज़ें पता चल रही है, हाँ ये कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से मतलब क्या है, क्लियर होता है, मतलब रिलेटेबल विद पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो हमने पर्सनैलिटी दी है और जो हमें पिक्चर दिखाई है उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल एंड डूएबल होना चाहिए। प्रैक्टिकल एंड डूएबल में क्या है, जैसे कि अब ये स्टोरी देख लो, इसमें दे रखा है 4 बंदे साइकिल चला रहे हैं। अब इसमें अगर आप स्टोरी बना रहे हो कि हाँ, हमने स्टोरी बनाई कि ऑर्गेनाइजिंग साइकिलिंग कंपटीशन, ठीक है। अब वो बोले बंदा कि उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराई। अब वो बंदा आपने बोला किसी को, मतलब ग्रेजुएट है या कोई भी है, मतलब आपने जैसे करेक्टराइज दिया उसको, तो अगर हम ग्रेजुएट कह रहे हैं तो ग्रेजुएट कितना करा सकता है, अपने स्कूल के अंदर विद इन स्कूल करा सकता है, या फिर किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करा के प्रिंसिपल वगैरह किसी के साथ और टीचर के साथ जाके किसी दूसरे स्कूल के साथ जाके करवा सकता है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं करा सकता ना। तो इसमें भी हमें क्या, पर्सनैलिटी में वो कितना कर सकता है, डुएबल है कि नहीं उसके बाद, मतलब ऐसे नहीं हीरोइक एकदम से सुपरविजर टाइप बना दिया, हाँ ये कर देगा वो कर देगा, वो सारी चीज़ें भी नहीं करनी है। एम्पावर द मेन कैरेक्टर को भी एम्पावर करना है। जैसे अगर उसमें साइकिलिंग का दिखा रहा है तो उसमें वो जिम लवर है या फिर वो एक्सरसाइज करने वाला है। अगर हम दूसरे कोई भी पिक्चर दिखाई उसमें कंप्यूटर के सामने बैठा है तो हम बोल देंगे कि हाँ वो जैसे टेक आईटी का बंदा है और वो क्या कर रहा है, तो कई सारी वेबसाइट्स पे काम कर रहा है। तो कई सारी चीज़ें, मतलब मेन कैरेक्टर को एम्पावर करते टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बैकग्राउंड उसके साथ में किस चीज़ के साथ मैच करेगा, जिससे कि हाँ स्टोरी इफेक्टिव, इन चीज़ों से साथ जब कोऑर्डिनेशन सभी का मिलता है तब जाके इफेक्टिव स्टोरी बनती है, इक्विप टू द टास्क एट हैंड। और जो उसको काम मिला है उसके साथ वो उसको कर पाएगा या नहीं, ऐसा नहीं कि लगा मतलब कुछ भी दे दिया और वो कर नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे में एक्शन में हमें सारी चीज़ें देखनी है। हाउ टू राइट ए गुड स्टोरी, गुड स्टोरी लिखने समय तीन सारी चीज़ें, बस तीन चीज़ रहती हैं उसमें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, तीन चीज़ आउटकम ये हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खींचना किसी भी चीज़ में। जैसे आपने सेंटर हेडिंग डाली वो सबसे मेन है, वो तो है ही है मेन। उसके बाद में जैसे आपने ये देखा टू थ्री लाइन इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर, अब कैरेक्टर को इसमें आप बोल रहे हो जैसे कि रोहन इज BSc स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और उसमें फिर अगर वो, अब देखो अब ऐसा कम काम कर रहा है, अब उसमें देखना है कि अब हमने अगर कंपटीशन कराया किसी का, अब हमने बता दिया मतलब कोई भी चीज़ इवेंट ऑर्गेनाइज कराई है उसने, या फिर किसी भी नई चीज़ का इंट्रोडक्शन कराने के लिए कि हाँ अपने कॉलेज में कि हाँ कि मतलब कंप्यूटर साइंस वाले इसमें स्ट्रीम में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, तो हम उसको वो उसका प्रेजेंटेशन देना चाहता है। तो हम जब उसमें बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लिखनी है कि वो बंदा है BSc और कंप्यूटर साइंस का है, और वो क्या क्या है, वो उसका इस कॉलेज का बंदा है, मतलब उसके साथ उसको मीनिंगफुल कैरेक्टर कर दिया, मीनिंगफुल पर्पज भी बता दिया, और वो क्या करना चाहता है उसको बंदों का बताना चाहता है। या फिर उन्होंने बाहर कॉलेज के परमिशन लेके बाहर पे कहीं एग्जीबिशन कराया कि हाँ कैसे बंदों को अट्रैक्ट किया जाए उसके स्ट्रीम के थ्रू। इसमें 5-6 लाइन, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 1-2 लाइन बस, ये बंदा, ये सारी चीज़ें, और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं ना, और सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है, एज वगैरह भी, और उसमें मेंशन कर दो मेल है और पॉजिटिव मूड है, ये सारी चीज़ें भी लिख दे। 5 to 7 लाइन्स, एक्शन डन, जितना भी एक्शन किया उसने, हाँ, उसमें उसने क्या किया, जैसे उसने इवेंट ऑर्गेनाइज कराई तो उसमें सारी जितने भी एक्शन उसने किए, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, कैसे हेल्प ली, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और 1-2 आउटकम्स में ये आ जाए कि हाँ उसके बाद में लोगों ने स्ट्रीम से वो ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे एक मतलब उस जगह एक हब बन गई उस स्ट्रीम के लिए, मतलब वहाँ से ज़्यादातर लोग अच्छा करने लगे स्टोरी में। तो ये सारा आउटकम आना चाहिए जस्ट लाइक।
ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं स्टोरी लिखते टाइम पे, मतलब कैसे स्टोरी बनानी है, मतलब कैसे टाइम मैनेज करना है, 2-3 लाइन, 5-7, 2-3 लाइन। ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन का है जैसे परसेप्शन हो जाता है, स्टोरी लिख दिया, ग्रुप 15-15 के ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया, फिर आपको मोस्टली 10 से 15 के बीच में डिवाइड करते हैं और एक रूम में 3 असेसर के सामने आप बैठे हुए, वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन करना। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हर एक बंदे को अपनी अपनी स्टोरी नंबर 1 के हिसाब से, मतलब सीरियली अपनी स्टोरी बोलनी होती है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना होता है कि उसमें क्या लिखी। अब ये सबसे अच्छा टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। जब आप क्या कर रहे हो कि आप, अगर आप स्टोरी अपनी पूरी फिनिश नहीं कर पाए तो आप अच्छे से बढ़िया मैनेज वे में, जब आपको स्टोरी लिखने के बाद और वहाँ पे डिस्कशन होने से पहले जब आपको जो टाइम मिलता है ना, उसमें अपनी स्टोरी को अच्छे से अच्छे से रिवाइज करो, आपने क्या लिखा था और उसमें कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, हाँ ये सारी चीजें, बस 4-5 बार उसको रिवाइज कर लो, जिससे आपकी एकदम क्लियर निकले स्टोरी एकदम से। तो उससे क्या है, पता चलेगा कि हाँ इसने स्टोरी लिखी है और वास्तव में एक्चुअल स्टोरी लिखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया उसको याद नहीं है। ये हो जाएगा। फिर जैसे आप ग्रुप डिस्कशन के 15-15 जाओगे तो उसमें क्या होता है, ये हर एक को मतलब वो इस टाइम देते हैं कि हाँ ठीक है आप स्टार्ट करो, तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको समझ में आया हाँ क्या है, और स्टोरी जैसे भी उन्हें लगी थोड़ी देर बाद वो हाँ आई हैव वी हैव गॉट योर आइडिया, फिर नेक्स्ट 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 ऐसे कर देंगे, सभी का नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन के बाद में जैसे सभी का ही नंबर आएगा, फिर वो क्या करते हैं, मोस्टली आप ध्यान देना यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान देनी। अब ये सबसे बेस्ट टाइम था जब आप बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब ग्रुप में, अब सभी का ग्रुप डिस्कशन कराएगा, अब ग्रुप डिस्कशन में क्या ध्यान देना है, अब आप ग्रुप में आ गए हो तो आपको क्या है, खुद के साथ में अब यहाँ आपको एकदम लिबरल हो जाना सभी के लिए। हाँ, अब मैं केवल मैं नहीं हूँ, जब आपको 1 मिनट मिली तब आप ही हो सब कुछ जो आप स्टोरी बना रहे हो। लेकिन जैसे ही अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये अब आपके ही हैं, आपको इन्हें आपको आपके साथ लेके चलना है। मतलब कोई अगर कुछ बोल रहा है उसको बड़े गौर से सुनना है। हाँ ठीक है, मतलब जैसे समझ में सिर हिलाना है और थोड़ा सा मतलब स्माइलिंग फेस, यस ये ऐसे ही हो गया, मतलब कई सारी चीजें उसको अच्छी लगी तो वो चीजें 1-2 पॉइंट अगर किसी ने अच्छा बोला है तो उसको अपने दिमाग में रख लो आप। क्योंकि जब फिर तुम कोई भी वो देना चाहोगे, और जैसे मैंने फोरग्राउंड बैकग्राउंड वगैरह बोला था, कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो उसमें ऐड कर दो कि इस बंदे ने ये चीज बोली थी, मुझे ये चीज सही लगी और हमें ये चीज ऐड करनी चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन हम क्या कर रहे हैं, मतलब फाइनल स्टोरी के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होना है कि स्टोरी कैसे से कैसे बने। अगर 3-4 बंदे एक साथ, यहाँ सबसे ज्यादा फिश मार्केट वाली प्रॉब्लम होती है कि 3-4 बंदे एक साथ बोलना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम पे आपको क्या है, बस हाँ जो बंदा अच्छा बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है और अच्छे से सुनना है उसको, कुछ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं आप भी स्टार्ट हो गए आपको। ये सबसे बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर वहाँ पे कभी कभी क्या है, ग्रुप बहुत अच्छा मिल जाता है, सारे कोऑपरेटिव कर रहे हैं, भाई एक बंदा बोल रहा है जब तो सारे शांत है, कभी कभी सारे ही बोलने लग जाते हैं, तो आपको उसको भीड़ का वो नहीं बनना पार्ट, क्योंकि भीड़ का कोई मतलब नहीं है ना। 5 बंदे एक साथ बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ नहीं है। या तो टाइम मिलेगा आपको, जैसे इसमें भी क्या होता है कि जैसे अगर ग्रुप बहुत अच्छा रहता है तो इंस्ट्रक्टर को भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर ग्रुप होता है तो वो क्या करते हैं, ग्रुप में ही ग्रुप डिवाइड कर दे 2 ग्रुप में, कि मतलब जो बंदे नहीं बोलने दे रहे, जिससे दूसरे जो बंदे बोल सकते हैं, अच्छी स्टोरी है उनकी, अगर वो बोले उनके मतलब, अब वो क्या करते हैं, थोड़ा चटनी टाइप करते हैं, हाँ कि अब इससे ऐसे पता चलेगा, मतलब 15 में नहीं पता चल रहा, 6-6 5-5 ग्रुप में डिवाइड करके अब ये 5 नंबर तक आप डिस्कशन करो, फिर ये करो, फिर ये करो। इससे क्या होता है कि थोड़ा उन्हें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि हाँ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो और सारे कैंडिडेट्स के बारे में इजीली पता भी चल जाता है, फिर वो फाइनल जब ले लेते हैं तो वो अपना लिख लेते हैं जैसे भी उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद फिर वो फाइनल सभी के साथ बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब आप ग्रुप डिस्कशन करो। फिर उसी में यही है, अगर आप इनिशियल में अगर आपने 4-5 पॉइंट दिए, ये नहीं बोल रहे हो, जब ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे हो तो जस्टिफिकेशन के साथ बोलना है, भले ही 2 या 3 ही लाइन बोलना है, लेकिन प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, हाँ इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी भी अपनी स्टोरी पे नहीं टिकना, कि हाँ मेरी स्टोरी ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, ऐसा नहीं है वो। जैसे आपको लगता है कि हाँ स्टोरी आपने बनाई है लेकिन आपकी स्टोरी सबसे अलग है, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हो या वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपने देखा कि हाँ सभी बोल रहे हैं कि स्टोरी इस चीज़ पे बननी चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेजोरिटी की साइड रहना है हमेशा, कि हाँ ठीक है हमारी गलत है, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरी गलत है, लेकिन हम इस पे स्टोरी बनाएंगे क्योंकि सारा ग्रुप यही चाहता है। तो उसमें सारी चीज़ ऐड कर सकते हो कि हाँ हमें इस चीज़ पे सारे बंदे इसलिए तैयार है, तो हमें इसी पे स्टोरी बनानी चाहिए क्योंकि सारे बंदे इसी को सपोर्ट करें, तो ऐसे बोल के आप जाके कर लोगे। तो ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन में आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। मेन आपको क्या है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहना है, कोई बंदा अगर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है, और वो क्या कह रहा है क्या नहीं, अगर उसने अच्छी बात एक भी बोली है तो उसको अपने मन में रख लो, और जब आपको टाइम मिलेगा तो उसको कोड कोड कर दो कि हाँ इस बंदे ने ये चीज बोली थी, ये बहुत सही थी। तो जैसे क्या है उन्हें पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन भी अच्छी है, चीज़ों को अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें अब प्रोजेक्ट भी कर रहा है और अपनी भी बात सुन रहा है और दूसरे की भी सुना रहा है, तो सारी चीज़ें सही है, इससे अच्छे कैंडिडेट का पता चलता है।
टाइम फॉर जीडी वही बता दिया। फिर जैसे ही अभी आपको लगा हाँ हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टोरी बन ही नहीं पा रही, उसमें क्या करना पड़ता है कि बड़ी दिक्कत होती है स्टोरी बनाने के लिए। अब स्टोरी बनाने के लिए क्या करना है कि स्टोरी की बहुत सारा वो तो बोले जा रहे हैं अपना अपना कि ये स्टोरी बनाओ, लेकिन थीम ही डिसाइड नहीं हो रही। तो आपको क्या करना, बीच में ट्रिगर देना है उनको, बोलना है सर ओके कैंडिडेट वी आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम, तो हमें क्या है इस चीज़ करनी है। मतलब आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस आ जाता है कि हाँ हमारे पास टाइम कम है, तो क्यों ना हम एक स्टोरी इस पे बनाएं। और उनको सजेशन भी देना है कि इस पे सारे बंदे बोल रहे हैं तो हो सकता है इस पे बनाने कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको डिसाइड करवानी, मतलब उनकी यहाँ पे अब हेल्प करवानी है। लास्ट के 1-2 मिनट जो मिलेंगे उसमें जब वो बोलेगा ना हाँ ठीक है कंक्लूजन करो और मुझे एक स्टोरी मतलब फाइनल बंदा सेलेक्ट करके बताओ कौन बोलेगा, तो वहाँ पे अभी आपको हेल्पफुल हो जाना कि हाँ ऐसे कर लो ना, ऐसे मत नहीं हो रहा था ऐसे कर लो। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर। अब जो बंदे मतलब जहाँ मेजोरिटी जा रही है उनसे बोल के उनको आइडेंटिफाई कराना कि हम ये चीज़ रखेंगे, सारा एक्शन पार्ट कंप्लीट नीड लॉजिकल आउटपुट। अब आपको भी लग रहा है कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें थी, और उनको सजेशन यहाँ पे आप दे सकते हो कि हम इसमें ये चीज़ अगर ऐड कर सकते हैं। अगर वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका काम है सजेशन देना तो आप दे सकते हो। ये पार्टिसिपेशन जीडी हो गया। बहुत ही मतलब जीडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के साथ साथ। जो स्टोरी जैसे आपने लिखी है ना, एसएसबी का मैं बोलता हूँ, एसएसबी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल ऐसे खो जाना पड़ेगा, मग्न हो जाना पड़ेगा, तब आप एसएसबी क्लियर कर पाओगे। मेरा तो यही मानना है। अब ये कभी कभी कई सारे लोगों के वो भी रहते हैं कि कैसे स्टोरी बनाए, किस चीज़ पे बनाए। तो स्टोरी कैसे किन थीम्स पे होनी चाहिए, मोटिवेशन, जैसे आपने किसी को मोटिवेट किया, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मतलब आपकी स्टोरी से इनोवेशन, मतलब आपने क्या कर दिया, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने क्या कर दिया कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आपने देखा कि हाँ सिटी में, आप गांव में से फिर सिटी में गए, आपने देखा कि सारी चीज़ें धुआं ही धुआं हो रहा है, तो कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करें कि भी जी डी सेट्स वगैरह हैं और ये व्हीकल्स हैं फैक्ट्रियों से वो उनको निकल रहा है धुआं, तो उसको रेट्रोफिटर बना दिया आपने। वही हाँ, तो मतलब पॉल्यूशन एमिशन कंट्रोल डिवाइस बना दी, तो मतलब इनोवेटिव हो गया, पॉजिटिव विचार हो गए, मतलब हर चीज़ मिच्योर टाइप। ये जितनी सारी थीम है ना, ये एक्चुअल थीम मानी जाती है, जिनके बेस पर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे आएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे। हाँ जैसे जैसे आपने कहा एरिया ऑफ नॉलेज को बढ़ाओ, चीज़ों को सीखो, कौन सी नई चीज़ आ रही है। हम डेली जो हमें हमेशा स्टोरी में तो मतलब सजेस्ट करूंगा स्टोरी उन चीज़ों को बनानी चाहिए जो डेली लाइफ में हमारे में चल रही है, प्रॉब्लम्स, उनको क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, क्या है आपके हिसाब से, उन पे अगर बनाओगे तो आप बहुत इजीली उन्हें पता चलता रहेगा कि हाँ ये बंदा मतलब प्रेजेंट से भी कनेक्ट हुआ है। पर्पज अचीवमेंट्स, पर्पज इसको होनी चाहिए कि हाँ अचीवमेंट्स क्यों किया उसने, अगर उसने साइकिल रेस कराई तो क्यों कराई, कैसे, मतलब क्या इकोलॉजी सिस्टम में बैलेंस रहे नेचर और वुमेन के बीच में, जैसे कि कोऑर्डिनेशन बना रहे सारी चीज़ें, नर्सरेंस ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, ये भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें भी अगर इन चीज़ों पे अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाओगे तो बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी। रिक्रिएशन, कोई भी गेम वगैरह करा दिया आपने, शेयरिंग नॉलेज, कोई भी आपने इवेंट करा दिया जहाँ पे आपने जिस आप फील्ड में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई नॉलेज आपने दी है, तो ये सारी चीज़ें डेवलपिंग कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन, फेस्टिवल कल्चर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए, रिलेशनशिप्स, तो इन पे भी बनाओगे तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती है, ऐसी बात नहीं। अब आप स्टोरी है ऐसे ही सोच लो, अभी स्टोरी बनाएंगे मतलब आप एक स्टोरी टाइप देखते हैं हाँ कैसे स्टोरी बननी चाहिए। मतलब अभी तक तो हम देख रहे थे क्या है क्या नहीं है, और इसमें ये सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे, तो मतलब एक रफ आइडिया मिलेगा कैसे स्टोरी बनाते टाइम पे क्या ध्यान रखना है। नहीं बंदे क्या करते हैं स्टोरी पूरी बड़ी बड़ी स्टोरी लिख देते हैं तो कोई मतलब नहीं होता। इन्हें चुने शब्द लिखने हैं अगर अच्छे लिखने हैं। अब इसमें तो काफ़ी सारी क्लियर, देखो 2 4 6 7 बंदे लिखने हैं। अब जब हम उसमें क्या है, जब हम स्टोरी लिखते हैं तो कई सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे देखो इधर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ 7 दिख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे तीन तीन ही बंदों को रिप्रेजेंट किया है, तो इससे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे 3 ही है। अगर भीड़ वगैरह हो वहाँ पे हमें 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 4 इतनी बंदों को नोटिफाइड करना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए, तो क्राउडेड दिखता है। तो हमें इसमें क्या मेन कि हाँ मेरे में ये एक्टिव है तो कई सारे मेन एक्टिव है। जब हम स्टोरी लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें वो कर देते हैं। अब इसमें देखो फोरग्राउंड बैकग्राउंड सारा देखना है, एक औरत है और ये सारे बंदे देखो, ये नया बंदा लग रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं 20 22 साल के, ये काफ़ी 25 26 साल का, 30 साल के ऐसे लग रहे हैं, मतलब सारे किसान टाइप के हैं, 2 3 नीचे बैठे हैं, तो सारी चीज़ें उनको देखना है कैसे क्या नहीं है। हम्म, तो काफ़ी सारी स्टोरियाँ, अभी स्टोरी बनाते टाइम पे कैसे कैसे बनानी है। देखो सबसे पहले हमें क्या होना है, यहाँ पे एक राइट साइड में बॉक्स दिया होता है, उसमें हमें मेन कैरेक्टर्स जो रहते हैं उनको बताना होता है। जैसे उसका क्या है, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, एज क्या है और उनका मूड क्या है, तो ऐसे ही लिखना है सीधा सा, मेल
26 पॉजिटिव, फीमेल 29 पॉजिटिव, मेल 32 पॉजिटिव। और उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, सबको सर्किल ना करके जो आपको मेन कैरेक्टर है उसको सर्किल में कर दो और सभी को ऐसे ही छोड़ दो, बस वहाँ पे लिख के, हाँ ब्लड डॉट लिख के वहाँ पे एक डॉट लगा के, फीमेल 29 पॉजिटिव, मेल 32 पॉजिटिव, केवल डॉट लगा के, और जो मेन है उसको अंदर बंद कर दो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सेंटर हेडिंग देखनी है। अब देखो, अब स्टोरी अगर इसमें बनेगी तो क्या बना सकते हैं लोग, ये बना सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कहाँ से बंदा आ रहा है। अभी दिख रहा है सभी को, हाँ गांव का है। अब गांव में हर जगह जियोग्राफिकल कंडीशन इंडिया की हर जगह की अलग है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे, बिहार से आगे आगे उधर देखो फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे, तो उन्होंने बोल दी कि हम मैनेजेबल फ्लड वाटर को कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए जिनसे फ्लड कंट्रोल होती है, और कई सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, और ये खेती यहाँ पे करनी चाहिए, जैसे ये सारी चीज़ें यूज़ में आए। उसके बाद में रेन, जैसे ये हो गया महाराष्ट्र वगैरह हो गया, इधर एमपी और यूपी साइड, और राजस्थान, मोस्टली राजस्थान वाला जो एरिया है वो, जो ये गुजरात राजस्थान और थोड़ा सा ये वाला एरिया, वहाँ पे वाटर वगैरह की कमी रहती है, तो वहाँ पे कैसे रेन हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो ये सारे बना सकते हैं। और ऐसे कई सारे होते हैं कि जैसे कि पंजाब और इधर, मतलब ये पूरा नॉर्थ वाला एरिया है, इसमें यहाँ पे कई सारी खेती होती है, तो वहाँ पे क्या मतलब, अभी सिचुएशन देखी जाए तो हमें बहुत सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो क्या है खेती को धीरे धीरे नष्ट भी करता जा रहा है हमारे खेतों में। तो हम इसमें ये भी स्टोरी बना सकते हैं कि हाँ, कि इसमें हम नॉन केमिकल जो आइटम्स हैं उनको यूज़ करके, मतलब जो कन्वेंशनल खेती पहले होती थी, खाद वगैरह खुद का ही डंग वगैरह का बना के जो बनाते थे वो सारे यूज़ करेंगे, मतलब पुरानी पद्धति से यूज़ करके हम अगर फार्मिंग करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब ऐसी चीज़ें अगर एक्सप्लेन कर रहा है बंदा, तो ये डिपेंड करेगा कैसे किसी जियोग्राफिकल कंडीशन से आता है। और ये अब स्टोरी कैसे आएगी, अब ये आपका इंटरेस्ट है कि आप जब, मतलब आप जब चीज़ें सुन रहे हो, कोई भी न्यूज, करंट न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो उसमें किस किस चीज़ पे वीडियो, मतलब चीज़ पे बन सकती है, क्या क्या पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस होते हैं, आप क्या सोचते हो, वो चीज़ें दिखाती है। आपने मतलब न्यूज़ सुन ली, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप स्टोरी लिखोगे, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर आती है। अब देखो मैंने एक स्टोरी बनाई है, क्या बनाई है देखना। एक्सप्लेनिंग गवर्नमेंट स्कीम टू विलेजेस। एक्शन, किशोर वाज ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का था, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ द विलेज सरपंच कमल। किशोर बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, और वो किशोर जो गांव का सरपंच है उसका साला है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका इंट्रोडक्शन हो गया, एक डेढ़ लाइन, कोई ज़्यादा लंबा खींचना ही नहीं। फिर उसके बाद मेन बॉडी होगी यहाँ से यहाँ तक। वन डे ही वेंट टू मीट हर सिस्टर इन हर होम। बहन से मिलने गया, वाइल टॉकिंग टू कमल एंड हर सिस्टर, अपने मतलब जीजा कमल और अपनी सिस्टर से बात करते टाइम पे उसको कम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज की समस्याओं का पता चला था। ही केम टू नो दैट द विलेजर्स वर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखो इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि विलेजर्स को कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चला रखी है, आप लोग उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम चल रही है आपको पता ही नहीं है। तो वही क्या है, उसने पता चला कि कई सारे लोग हैं उनको बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्कीम के मिलने नहीं है, और ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कमल, मतलब अपनी भैया की हेल्प से, ही कॉल्ड द विलेजर्स, अभी सभी को बुलाया, एंड टोल्ड देम अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और हम क्या क्या उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके साथ क्या किया उसने, एड गेट दियर अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन। अब ये चीज़ करा सकता है ना इजीली, मतलब जाके बैंक की शाखा से आदमी से, किसी से मैनेजर से जाके बात करे, सरपंच के साथ जाके, थोड़ी इनके जो नॉर्मल मतलब लोकल के बंदे होते हैं उनका काफ़ी जान पहचान होती है, वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी, सारों को एक साथ फॉर्म फिल करवा के उसने बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत ईजी हो गया है। और तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो रही है, तो ऑनलाइन भी वो खुद कर सकता है। और ग्रेजुएट है तो इतनी सारी चीज़ें तो कर ही सकता है। तो ये होगी ना ड्यूएबल, बाई ड्यूएबल ही। और हमने उसको कैसे कैसे क्या किया, ही ऑल्सो गेट देम एनरोल इन मैनी स्कीम्स, और उसने कई सारी स्कीम में उनका एनरोलमेंट भी कराया, जैसे किसान सम्मान निधि जैसे मिलती है ना, और हर क्वार्टर पे 3,000 4,000 रुपये मिलती है, मतलब एक अमाउंट फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट जो उसमें किसानों को देती है। आयुष्मान भारत, यही हो गया कि हाँ मतलब हेल्थ की फैसिलिटी, मतलब क्या क्या है, 5 लाख का तक का कुछ ऐसा इशू है उसमें, मतलब 5 लाख तक का फ्री इलाज है जो चीज़ है उसका है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना वही सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर, गैस सीएनजी गैस और एक ऐसी चीज़ें दे दी। अटल पेंशन योजना है, पीएम जनधन योजना, तो ये सारी चीज़ें देखो। अब इनके साथ कई सारी हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया तो इससे लाइफ स्टैंडर्ड लोगों का चेंज होगा, और ये हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। अभी देखो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं किसानों वगैरह को, तो उनको आयुष्मान भारत के थ्रू वो 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
किसान निधि के थ्रू मतलब वो अपने उनको सम्मान मिलेगा, मतलब अगर पैसा अगर उनके पास अमाउंट आ रहा है तो उसे क्या कर सकते हैं वो इजीली आराम से अपना नॉर्मल खर्चे उठा सकते हैं। और पीएम जनधन योजना उसके थ्रू मतलब उन्होंने जनधन योजना के थ्रू जीरो बैलेंस अकाउंट का अकाउंट खुलवा दिया, जैसे कि अब जो जितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं उनके अगर कोई पैसे हो सीधे उनकी अकाउंट में आ जाए। ठीक है, तो नाउ द विलेजर्स वर हैप्पी एंड गेटिंग द ऑल द बेनिफिट्स डायरेक्टली इन देयर अकाउंट। वो हैप्पी हो गए क्यों, खुश होंगे ही। अब उनके बैंक अकाउंट में कोई मीडिएटर नहीं है कि बीच में पैसे खा जाए कोई सेठ चीजें, ऐसे कई सारी चीजें हुई। तो दिस स्टेप मेक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, लोग विलेजर्स को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना दिया एंड इम्प्रूव देयर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द विलेजर्स। तो ये सारी चीज़ है, अगर आप स्टोरी को थोड़ा देखो और ध्यान लगाओ, इसमें कई सारी चीज़ें 4-5 लाइन में ही कवर कर दी और ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लिया। तो सारी चीज़ें हैं, इनको ऐसी स्टोरी मॉडल स्टोरी टाइप आप बनाओ अच्छे से। हाँ, एक स्टोरी बनाओ, फिर आप उसमें अपने अब खुद को या अपनी बडी को कोई जो आपको अच्छा लगता है इंसान उसको आप दिखा सकते हो कि हाँ मेरे में इम्प्रूवमेंट है, तो उसको दिखाओ और उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसको बनाओ। मोस्टली मैं तो बोलूँगा जो करंट की टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें थोड़ा अपना दिमाग को बढ़ाओ, स्प्रेड। तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों को लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, उससे कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप अच्छी से अच्छी स्टोरी बना पाओगे। और काफ़ी सारी स्टोरियाँ हैं और आई थिंक मैं ये स्टोरी में आपको सारी चीज़ें पीपीटीटी से क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ थी। हमने इंट्रोडक्शन कराया था, इंडिविजुअल परसेप्शन कराया था, क्या चीज़ें डिजायर करना है, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पार्टिसिपेशन में क्या क्या करना है, थीम क्या होनी चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए, स्टोरी है उसको कैसे लिखना है। ये स्टोरी तो बहुत क्लियर है, उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर, कतई क्लियर नहीं होती है, बिल्कुल बहुत ईजी होती है, आपको कुछ क्लियर ही समझ में नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में जाके बोल सकते हो और आगे से नई स्टोरी भी वीडियोस में बनाऊंगा आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव और अच्छी हो, उसके लिए आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक्स, मीट यू इन नेक्स्ट मॉर्निंग।